अच्छा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले थोड़ा मैं रिवाइज करवा दूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है। हम लोगों ने असल में कॉस्ट क्लासिफिकेशन में सबसे पहले समझा कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन होती क्यों है। फिर कॉस्ट क्लासिफिकेशन को देखा, देयर आर टू टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। आफ्टर दैट वी हैव सीन द सिक्स टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट वर क्लास्ड अंडर कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। हमने उनको डिटेल में देखा। डिटेल में देखने के बाद कल हमने रिसर्च कॉस्ट पे बात की, पैकिंग कॉस्ट पे बात की, स्टोरेज कॉस्ट पे बात की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का के दरमियान फर्क समझा, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल लेबर और एक्सपेंस तीनों को देखा। और एट लास्ट हम लोगों ने कल सब कुछ को कंपाइल अप करके एक टेबल बनाया जिसमें हमने टोटल कॉस्ट ऑफ कंपनी को प्रॉपरली देखा। आज हम देखने जा रहे हैं कुछ मजीद टर्म्स जो कि अभी कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन में ही है, लेकिन ये 4-5 मिनट के बाद हम फिर शिफ्ट कर जाएंगे इन टॉपिक्स के बाद कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर की तरफ। अगर हम स्टार्ट करें तो कन्वर्जन कॉस्ट सबसे पहले पहले टर्म है जो आपके पेपर में यूज हो सकती है। व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट? कन्वर्जन कॉस्ट होती क्या है एक्चुअली? कि देखो, आपके पास ना एक चीज होती है जो आप यूज करते हो फिनिश गुड पे कन्वर्ट करने के लिए। मेन चीज वो होती है रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल को आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है। रॉ मटेरियल का अगर मैं दूसरा लफ्ज बोलूं तो मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल भी बोल सकता हूँ, क्योंकि रॉ मटेरियल एक्चुअल में डायरेक्ट मटेरियल ही होता है। ठीक है। अब इस रॉ मटेरियल यानी कि फॉर एग्जांपल वुड है, उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। अब इस टेबल पे इस वुड पे, इस डायरेक्ट मटेरियल पे कौन से ऐसी कॉस्ट आएंगी, कौन से ऐसे खर्चे आएंगे जो उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू अ फिनिश गुड्स, इनटू अ टेबल। तो हमने इस पे बात करनी है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो आपके जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, अगर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पे बात की जाए तो वो एट लास्ट छः छः कॉस्ट पे होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये छह ऐसे खर्चे हैं जो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। और एक डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश गुड्स से कन्वर्ट रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने खर्चे चाहिए होते हैं, अब वो बात करने लगे हैं। अगर आप इस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को निकाल दो, क्योंकि ये तो बजाते खुद एक रॉ मटेरियल है ना, इसके अलावा बाकी कितनी कॉस्ट हैं? बाकी हैं आपके पास छह में एक निकाल दो, पांच ऐसी कॉस्ट हैं जो इस डायरेक्ट मटेरियल को कन्वर्ट करेंगी इनटू अ फिनिश गुड। यानी डायरेक्ट रॉ मटेरियल बजाते हो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, लेकिन इसके ऊपर कौन कौन से खर्चे लगेंगे कि ये फिनिश गुड बन जाए? सेलिंग कॉस्ट इसका पार्ट तो नहीं होगा ना, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट तो बनने के बाद है। मैं बोल रहा हूँ बनने तक के खर्चे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने तक के खर्चे की बात कर रहा हूँ। तो रॉ मटेरियल पे लगने वाले वो तमाम खर्चे एक्चुअली पांच कंपोनेंट्स हैं। डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये है कन्वर्जन कॉस्ट जो एक डायरेक्ट मटेरियल पे लग रही है और वो डायरेक्ट मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो कन्वर्जन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हुआ? डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मुझे बताओ, कन्वर्जन कोस्ट का मतलब समझ आया? कन्वर्जन कोस्ट का मतलब समझ आया? सिंपल एक, अगर मैं शॉर्ट करूं, अगर मैं इस बात को शॉर्ट करूं तो सिंपल एक बात है कि डायरेक्ट मटेरियल पे जो जो खर्चा उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए लगाया जा रहा है वो कन्वर्जन कॉस्ट है। और डायरेक्ट मटेरियल पे लगाया जाने वाला खर्चा अगर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में देखें तो डायरेक्ट मटेरियल के अलावा सारे खर्चे डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए लगाए जा रहे हैं। तो बाकी डायरेक्ट मटेरियल को निकाल के बाकी पांच कोस्ट जो ये पांच एलिमेंट्स है, पांच कोस्ट्स हैं, वो कन्वर्जन कोस्ट का पार्ट बनती हैं। हमजा क्लियर हुआ ये पॉइंट? हमजा आपको आवाज आ रही है? अच्छा। अब ये तो हो गया कन्वर्जन कोस्ट। ये एक आपको क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है थ्योरेटिकल में फॉर्मूला पूछ सकता है, कैलकुलेशन के लिए दे सकता है। पांच कोस्ट दे दे, छह कोस्ट दे दे, आपने देखनी कौन सी कोस्ट है जो कन्वर्जन कोस्ट का पार्ट बन सकती है। एड अप करके आप आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद अगली एक टर्म है कोस्ट यूनिट और कोस्ट पर यूनिट।
कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट, इन दोनों में फर्क है। आपने कहीं कॉस्ट यूनिट देखा होगा, कहीं पे कॉस्ट पर यूनिट देखा होगा। कॉस्ट यूनिट एक्चुअली में क्या होता है? अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। अच्छा, आज मैं थोड़ा मतलब ऊंची नहीं बोल रहा क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन है, ठीक है जरा। इस वजह से थोड़ा ना आज एक ही पेस पे जाएगी, नहीं तो मैं कभी कभार जोश में पढ़ा रहा होता हूँ। इसलिए बोलना होना, जरा थोड़ा समझ लेना इस चीज को। तो एक यूनिट प्रोडक्ट का जो एक यूनिट होता है वो बेसिकली कॉस्ट यूनिट होता है। यानी कि एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं मेरे प्रोडक्ट है एक पानी की बोतल। तो ये पानी की बोतल मेरी क्या है? कॉस्ट यूनिट है। क्यों इसे क्यों कॉस्ट यूनिट बोला जाता है? क्योंकि इस प्रोडक्ट के साथ कॉस्ट अटैच्ड हैं। कॉस्ट अटैच्ड है इस चीज के साथ। कॉस्ट कैसे अटैच है भाई? ये देखो, प्लास्टिक की पानी की बोतल, इसका कैप, इसके अंदर पानी जो वाटर है, इसके अंदर जो क्या कहते हैं, इसके ऊपर लेबलिंग है, ये जो रैपिंग हुई हुई है, ये जो पैकिंग के वक्त इन्होंने जो लेबलिंग की हुई है, ये सारी चीजें मिल के इस सारों पे खर्चा आया है ना, कॉस्ट आई है ना, तभी ये बोतल बनी है। तो ये यूनिट जिस पे कॉस्ट लगी हुई है, इसे बोलेंगे कॉस्ट यूनिट। यानी एक बिजनेस का एक कॉस्ट यूनिट, एक बिजनेस का एक कॉस्ट यूनिट वो होता है जो बिजनेस का एक यूनिट होता है, क्योंकि हर यूनिट पे कॉस्ट आनी है। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? ये होता है एक यूनिट पे आने वाली कॉस्ट। कॉस्ट यूनिट है वो यूनिट जिस पे कॉस्ट आएगी, यानी वो यूनिट की बात हो रही है। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट ये है कि उस यूनिट में पैसे कितने लग रहे हैं। कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट को बनाने पे मेरे 10 रुपए लग रहे हैं, 1 रुपए एक यूनिट बनाते हैं, मेरे 10 रुपए लग रहे हैं। तो यूनिट पे लगने वाली कॉस्ट क्या है? कॉस्ट पर यूनिट है। जबकि यूनिट बजाते खुद क्या है? कॉस्ट यूनिट है। मुझे बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ? कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट में पॉइंट, ये फर्क समझ आया? बताओ, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट में डिफरेंस क्लियर है? एक मरतबा कंफर्म कर दो ताकि हम आगे चलें। देखो अली, सिंपल सी बात है। कॉस्ट यूनिट क्या होता है? कॉस्ट यूनिट ये होता है कि जो यूनिट प्रोडक्ट का आप बना रहे हो, यानी बिजनेस का जो यूनिट है, ठीक है, बिजनेस का जो यूनिट है। तो कॉस्ट यूनिट क्या होता है एक्चुअली? जो यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट होता है, जो यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट होता है, यानी एक प्रोडक्ट बन रहा है, एक प्रोडक्ट जो बन रहा है उस प्रोडक्ट का जो यूनिट है, यानी एक यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी आप बैग बना रहे हो, आपके लिए बैग जो है वो कॉस्ट यूनिट है। आप फॉर एग्जाम्पल आप लैपटॉप बना रहे हो, लैपटॉप क्या है? कॉस्ट यूनिट है। आप फॉर एग्जाम्पल बेड बना रहे हो, आपका एक कॉस्ट यूनिट बेड है। यूनिट को ही कॉस्ट यूनिट बोलना है। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट क्या है? कि फॉर एग्जाम्पल बैग बनाने पे आपकी कॉस्ट आ रही है $10 पर बैग, या $15 50 प्लस पर लैपटॉप। तो ये क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। जितना पैसा लग रहा है वो कॉस्ट पर यूनिट है, और जो चीज जिस पे लग रहा है वो कॉस्ट यूनिट है। हमजा, मैंने जो है ना कन्वर्जन में सिंपल ये बताया था, कन्वर्जन कॉस्ट में मैंने सिंपल ये बताया था कि एक डायरेक्ट मटेरियल यानी एक रॉ मटेरियल पे तमाम वो खर्चे जो उसको कन्वर्ट करते फिनिश गुड्स तक लेके जाने के लिए, वो सारे खर्चे कन्वर्जन कॉस्ट होते हैं। और कन्वर्जन कॉस्ट में मैंने बताया था कि एक यूनिट बनाने के लिए आपको चाहिए होती है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये जो सारे 6 कंपोनेंट्स हैं, इन 6 कंपोनेंट्स में डायरेक्ट मटेरियल पे बाकी 5 कंपोनेंट्स लग रहे हैं ना, यानी डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर डायरेक्ट लेबर लग रही है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये डायरेक्ट मटेरियल पे लगने वाले प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर बाकी पांच, एक एक निकाल के बाकी 5 जो कॉस्ट हैं, वो सारी क्या है? कन्वेरियन कॉस्ट का पार्ट है। और कन्वेरियन कॉस्ट मैंने उन्हीं 5 कंपोनेंट्स को बोला है कि उसी का फॉर्मूला, उसी को टोटल करो तो वो कन्वेरियन कॉस्ट बन जाती है। यानी डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो सारे खर्चे लग रहे हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए वो कन्वर्जन कॉस्ट कहलाएगी। ये मतलब था। और कॉस्ट यूनिट के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट पर यूनिट, जो यूनिट उस पे लग रहा, जो कॉस्ट उस यूनिट पे लग रही है। ठीक है, एक मिनट याद रहा। अच्छा, अब
इसके बाद यहाँ पे है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? एनी डिपार्टमेंट, लोकेशन, या फिर एनी प्लांट एंड इक्विपमेंट with which a cost is associated। कोस्ट सेंटर ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसी लोकेशन बिजनेस की, ऐसा प्लांट एंड इक्विपमेंट जो जिसके साथ कोस्ट एसोसिएटेड है, जिसपे सिर्फ कोस्ट लगती है। यानी फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अगर बात करें, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ कॉस्ट लगती है। यहाँ से आपको पैसा नहीं मिलता, यहाँ पैसा नहीं बनता, यहाँ सिर्फ खर्चा लगता है। आपको मटेरियल के लिए खर्चा चाहिए, लेबर को सैलरी देनी है, एक्सपेंस करने हैं, तो यहाँ सिर्फ खर्चा है। जहाँ सिर्फ खर्चा हो, सिर्फ कॉस्ट हो, वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वहाँ पे वो जो डिपार्टमेंट है वो कॉस्ट सेंटर कहलाता है। तो तभी देखो, एनी डिपार्टमेंट टू विच विद विच द cost is associated, बेसिकली यहाँ आना चाहिए ओनली cost is associated, यानी सिर्फ वहां पे खर्चा होता हो। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जैसे एडमिन डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, डिपार्टमेंट जो ये लिखे हैं, ये डिपार्टमेंट बेसिकली सिर्फ खर्चा करती हैं। और ऐसा वो तमाम डिपार्टमेंट, लोकेशन यानी कि आपकी फैक्ट्री कहीं कहीं दूर है, तो वो एक लोकेशन पे आपकी फैक्ट्री है, तो उस लोकेशन पे सिर्फ खर्चा लगता है, तो वो आपका कॉस्ट सेंटर कहलाएगा। प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें फैक्ट्री के अंदर आपने कोई प्लांट बनाया, अपना कहीं पे किसी जगह पे प्लांट बनाया है बहुत बड़ा। प्लांट का मतलब कोई फैक्ट्री बनाई, कोई प्लांट एंड इक्विपमेंट रखा, प्लांट रखा, इक्विपमेंट, जहां पे सिर्फ कॉस्ट ही लग रही है, वहां से आपको पैसा नहीं बन रहा, वो कॉस्ट सेंटर कहलाता है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या सेलिंग डिपार्टमेंट आपका कॉस्ट डिपार्टमेंट हो सकता है? क्या इज सेलिंग डिपार्टमेंट अ कॉस्ट सेंटर? यस और नो, ट्रू फॉल्स, बताओ। अच्छा, हमजा, हमजा ने बोला यस, बाकियों ने बोला नो। हमजा, सेलिंग डिपार्टमेंट क्या सिर्फ उसमें कॉस्ट लगती है? क्या उसमें रेवेन्यू या सेल्स जनरेट नहीं होती? सेलिंग डिपार्टमेंट की बात अगर करूं, क्या सिर्फ उसमें कॉस्ट लगती है? यस और नो, इसका पहले ये पॉइंट बताओ। क्या सेलिंग डिपार्टमेंट सिर्फ कॉस्ट जनरेट, मतलब कॉस्ट इंकर करता है, या रेवेन्यू भी जनरेट करके देता है? सिर्फ कॉस्ट लगती है सेल्स डिपार्टमेंट में, सिर्फ मतलब सेल्स डिपार्टमेंट माल नहीं बेचता, सेलिंग डिपार्टमेंट की बात हो रही है, सिर्फ कॉस्ट लगेगी क्या? सेलिंग डिपार्टमेंट का मतलब होता है चीजें बेचना, चीजें बेचना, तो सिर्फ कॉस्ट नहीं लगती। सेलिंग डिपार्टमेंट आपको रेवेन्यू भी जनरेट करके देता है, कॉस्ट भी लगाता है, लेकिन उसके बदले फायदा भी जनरेट करके देता है, सेल्स भी उन्हीं के अंडर आ रही होती हैं। तो इसी वजह से वहां सिर्फ कॉस्ट नहीं लगती, इसीलिए ये कॉस्ट सेंटर नहीं है, ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स होगा क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो सेलिंग डिपार्टमेंट है, इसमें सेलिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ कॉस्ट नहीं लगती, वो फायदा भी देता है, इसलिए वो कॉस्ट सेंटर नहीं है। कॉस्ट सेंटर वो है जिसमें सिर्फ कॉस्ट लगती है, प्रोडक्शन, एडमिन, रिसर्च, इन तीनों में सोचो जरा, कोई फायदा ये बना के देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सिर्फ कॉस्ट लगनी है, यस, तो इसलिए ये क्या है? कॉस्ट सेंटर है। तो ये कॉस्ट सेंटर में डिपार्टमेंट, लोकेशन, प्लान एंड इक्विपमेंट वेयर विद विच द कॉस्ट इज एसोसिएटेड, ओनली अ कॉस्ट इज एसोसिएटेड, ये क्या है? कॉस्ट सेंटर है। अगर कुछ और, अगर फॉर एग्जाम्पल फायदा जनरेट करके दे रहा है, फिर वो कौन सा सेंटर है? क्या वो कॉस्ट सेंटर कहलाएगा? नहीं। फिर क्या कहलाएगा? ये भी हमारे टॉपिक में नहीं है। हमारे टॉपिक में सिर्फ कॉस्ट सेंटर है, वो तमाम डिपार्टमेंट्स जहाँ सिर्फ कॉस्ट लगे, खर्चा हो, फायदा ना हो, सिर्फ खर्चा लगे, वो कॉस्ट सेंटर कहलाता है। बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो यस लिखो एक मरतबा।
अच्छा, अब हम लोगों का यहाँ पे कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। और क्या कहते हैं, इसके अंदर सारी बातें हमने ऑन एन एवरेज कंप्लीट कर ली हैं। चंद एक बातें हैं जो कि पढ़ ली हुई हैं हमने, लेकिन उनके जो एक अंदाज होता है करने का, वो फिर हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर उसको देख लेंगे और बड़े क्लियरली इसको देखेंगे। ये याद रखना कि F2 और F3 के अंदर फर्क क्या है। F2 टोटली थ्योरेटिकल पेपर है, सॉरी F3 जो है टोटली न्यूमेरिकल है। टोटली न्यूमेरिकल है, वहां पे मैं आपको हर टॉपिक के बाद कोई क्वेश्चन दे देता हूँ। नॉर्मली लाइव क्लास में अगर आप बैठे हो तो क्वेश्चन दे दूंगा या कहूंगा प्रैक्टिस पे। यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और वहां पे भी आप बनाते ही होगे, मे भी बनाते ही हो, या फिर आप क्वेश्चंस कर लेते हो, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहता है। यहाँ F2 में ऐसा नहीं है। F2 में कैलकुलेशंस होंगी, आएंगी, जरूर आएंगी, लेकिन इसमें ज्यादा जो एक्सटेंट है वो थ्योरेटिकल, जिस तरह शुरू में बताया था। तो इसमें यह है कि आपको नोट्स रेगुलर बेसिस पे बनाने हैं अपने, और उसको रिवाइज करना है। उससे कॉन्सेप्ट्स को समझना ज्यादा क्लियर रहेगा, इस तरह आपको क्लियर मुश्किल होगा आपको। अच्छा, एक मिनट जरा। अब अगला जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर है। मैं इसको अलहदा चैप्टर करके नहीं पढ़ाता, इसी के अंदर पढ़ाता हूँ क्योंकि कॉस्ट क्लासिफिकेशन का पार्ट है। तो क्या कहते हैं, इसमें ऐसा है कि आप लोगों को जो है कॉस्ट हम क्लासीफाई तो करेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नहीं, बल्कि हम देखेंगे कि हर कॉस्ट का बिहेवियर क्या है। बिहेवियर यानी उसका क्या सलूक है, कब, किस किस बेस पे हम देखेंगे। देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी लेवल, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी लेवल हम देखेंगे कि कोर्स का क्या हिसाब किताब है। एक्टिविटी लेवल का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इतने यूनिट्स बनाए, 100 यूनिट्स बनाए। अगर 100 से आपने 200 यूनिट्स बनाए, तो इसमें क्या मतलब फर्क आएगा कोर्स के अंदर, क्या वो एक्टिविटी शो, क्या वो बिहेवियर शो करेगा, ये हमने पढ़ना है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी लेवल आपकी कॉस्ट क्या बिहेवियर शो करेगी, ये है आपका कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। और इसकी बेस पे आपके पास हैं चार कॉस्ट, इसकी बेस पे आपके पास हैं चार कॉस्ट। एक है फिक्स कॉस्ट। एक मिनट। फिक्स कॉस्ट, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और एंड पे स्टेप्ड स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। ये चार आपके पास कॉस्ट हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिक्स कॉस्ट को, देखेंगे कि फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर क्या कहते हैं, क्या होगा। एक एक मिनट यार, जरा मुझे कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं 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 नहीं, अभी देने हैं उसको, क्योंकि उसको जाके ना मैंने सिर्फ बाय कैश उसको देने हैं, तो रात लेट हो गया था इसलिए। नहीं, मैं उसे उसे बोल दो ना, मैं कहता बाय कैश ही दे दो। या मैं कल करवाया था, मेरे पास कल अकाउंट बंद हुआ था, अभी खुल गया तो वो हो जाएंगे। दे दिए हैं बस। ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है।
बोल दिया था नहीं है अभी तक वो। मैं बोलता हूँ उसको, मैं और मैं आपको वो भी करवा देता हूँ, नोट भी करवा नहीं, मैं बोल देता हूँ। बोल- अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि फिक्स कॉस्ट पे सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि जिस पे ना तुम लोगों की एक्टिविटी लेवल जो मर्जी हो, एक्टिविटी लेवल जो मर्जी हो, यानी बढ़े कम हो जो मर्जी इफेक्ट शो करे, तुम्हारी कोस्ट पे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी वो कोस्ट जिसने हमेशा ढीठ रहना है, यानी उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है कि लेवल बढ़ रहा है लेवल कम हो रहा है, उसने फिक्स के फिक्स रहना है। यानी जो फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा सेम कांस्टेंट रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रेंट है, आपके पास इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके सैलरीज हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और भी बेतहाशा कॉस्ट होती है जो फिक्स आपके बिजनेस में लग रही होती हैं, ठीक है। आपकी इंश्योरेंस है जो आप हर महीने सेम अमाउंट पे पे करते हो। तो एज्यूम करो हम रेंट को लेके चलते हैं क्योंकि ये ज्यादा रिलेटिव जो है ना वो लगती है। तो फैक्ट्री एक है आपके पास जिसका आप रेंट पे कर रहे हो 1 लाख रुपए, रेंट आपका कितना है 1 लाख रुपए। अब आपने फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स बनाए, तो आपको रेंट कितना आएगा 1 लाख। आपको तो 1 लाख रेंट आएगा क्योंकि रेंट आपने पे करना है, ठीक है। आपने 200 यूनिट्स बनाए, आपने रेंट कितना पे किया 1 लाख। आपने 300 बनाए, रेंट कितना, रेंट कितना 1 लाख। और इवन इवन आपने कोई यूनिट नहीं बनाया, 0 यूनिट्स, तब भी रेंट आपका कितना है 1 लाख। यानी आपके उस कोस्ट पे कोई फर्क ना पड़े, इस तरह की कोस्ट को बोलते हो फिक्स कोस्ट, जिसने हमेशा फिक्स रहना है। अच्छा, अब अब सिंपल सी बात ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इसने हमेशा फिक्स रहना है, तो ये इफेक्ट शो कर रहा है टोटल में। यानी अगर हम फिक्स कॉस्ट को टोटल में देखें तो वो फिक्स है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पर यूनिट कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है, पर यूनिट कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो फिर आप क्या बताओगे, फिर आप क्या इफेक्ट कैसे शो करोगे, वो मैं आपको शो करने लगा हूं। पर यूनिट का मतलब क्या, सुन लो। देखो, आपने एक खर्चा किया 1 लाख को आपने इतने यूनिट, जितने भी यूनिट्स हैं 1 लाख खर्चा आया। लेकिन आपने हर कोस्ट को यूनिट पे एलोकेट करना होता है ना। जब आपने यूनिट बेचना है तो आपने देखना है ना कि यार इस यूनिट के अंदर हमने रेंट का इतना पार्ट डालना है। तो फिर हर यूनिट के अंदर आपने वो कॉस्ट असाइन करनी है। तो ये वेरी करेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर फिक्स कॉस्ट है, देखना जरा, अगर तो हर 0 यूनिट्स है तब तो कोई सीन नहीं है, लेकिन उसके आगे देखते हैं। आपने 1 लाख का खर्चा किया, 100 यूनिट्स बनाए, तो आपको एक यूनिट के पीछे 1000 रुपए का खर्चा करना पड़ा है रेंट का। यानी एक यूनिट बेचते हुए आप 1000 रुपए रेंट के उसके अंदर ऐड करोगे, क्योंकि आपने 100 यूनिट्स बनाए, लाख रुपए रेंट दिए, तो एक यूनिट को 1000 रुपए। अगर 200 बनाए तो उस केस में आपको एक यूनिट में 500 रुपये मतलब ऐड करने पड़ेंगे, 500 रुपये करने पड़ेंगे एज अ पार्ट ऑफ द यूनिट, पर यूनिट। और उसके बाद अगर आपने 300 यूनिट्स बनाए तो आपको 333, हाँ 333.33 333 रुपीज पर यूनिट ऐड करने पड़ेंगे। पर यूनिट में ये अपना इफेक्ट जो शो करता है, पर यूनिट में जो फिक्स कॉस्ट है वो थोड़ा चेंज है, वो थोड़ा चेंज इफेक्ट शो करता है, वो वेरी होता है। लेकिन टोटल के अंदर फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, ये इसका ट्रेंड है। यानी फिक्स कॉस्ट के अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम है और पर यूनिट में डिफरेंट है, पर यूनिट में डिफरेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर जरा एक जो मेन पॉइंट है, इसके अंदर जो मेन पॉइंट ये है कि जो पर यूनिट में ये चेंज हो रहा है, लेकिन आपको सवाल इस तरह नहीं आएगा, कैलकुलेशन में नहीं आएगा। कैलकुलेशन में इस तरह नहीं आएगा कि मतलब या जब जब एमसीक्यू आएगा उस तरह नहीं आएगा कि वो आपसे बोले यार अच्छा यार ये चेंज होगा वेरी होगा। वो आपसे ये इफेक्ट पूछ सकता है कि क्या जो चेंज है वो डायरेक्ट है या इनवर्स है, ये भी बताना पड़ेगा। तो याद रखना फिक्स कॉस्ट के बारे में कि फिक्स कॉस्ट में जो पर यूनिट में डिफरेंस आता है, जो वेरिएशंस आती हैं,
उसमें ये सीन होता है कि जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे एक्टिविटी लेवल बढ़ाते जाओगे, कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाएगी। और जैसे ही एक्टिविटी लेवल आप इंक्रीज करोगे, अगर आप देख लो एक्टिविटी लेवल इंक्रीज डिक्रीज करोगे, तो कॉस्ट पर यूनिट आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी यहाँ देखो, आप 100 से 200 पे गए, 200 से 300 पे गए, यहाँ पे आपकी पर यूनिट देखो कॉस्ट कम हो रही है। यानी इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ तुम लोगों को? अब अब ऐसा है कि आप लोग जो है ना ये इनवर्स रिलेशन शो कह रहे हैं, इस तरह के ट्रेंड्स आपसे वो पूछ सकता है, कैलकुलेशन के अंदर पूछ सकता है या थ्योरेटिकली पूछ सकता है। तो आपको लॉजिक आनी चाहिए कि फिक्स कॉस्ट अपना ट्रेंड क्या शो करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा ना इसकी एग्जांपल्स वगैरह पे फोकस कर ले। वैसे हमने देख ली हुई है, जैसे इंश्योरेंस है, रेंट है, सैलरी है, अभी लड़के ने बताया था डेप्रिसिएशन है। जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन होती है वो भी फिक्स रहती है हर साल, वो भी आपके मतलब पार्ट है, पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट है। इसके बाद और क्या हो सकता है आपके पास इंश्योरेंस के अलावा? रेंट, फैक्ट्री, इसके अलावा सैलरीज के अलावा आप क्या पे करते हो? कमीशन तो वेरिएबल होगा। सैलरीज में सारी सैलरीज आ जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, एडमिन, सारी सैलरीज आ जाएंगी उसमें, तो खैर उस लिहाज से होगा। तो इसके अलावा आपके जेहन में कोई आ रही है फिक्स कॉस्ट तो बताओ। कोई फिक्स कॉस्ट आपके जेहन में आ रही है? इसके अलावा मेरे मुताबिक तो इतनी खास कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती। नॉर्मली वेरिएबल, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वेरिएबल होती हैं, कुछ सेमी वेरिएबल। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें कुछ फिक्स का पार्ट तो होता है, लेकिन साथ वेरिएबल भी होता है, वो हम सेमी वेरिएबल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो होता है ना फिक्स कॉस्ट, वो रेंट होती है, रेंट है, वो क्या कहते हैं, इंश्योरेंस है, वो डेप्रिसिएशन है, वो सैलरी है। बेसिकली यही फिक्स कॉस्ट होती हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो खर्चे होते हैं वो लोन फिक्स कॉस्ट तो नहीं ना, लोन तो लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा ना जाके। लोन फिक्स कॉस्ट वो होती है जो आपको, हाँ, लोन पे इंटरेस्ट, लोन पे जो इंटरेस्ट है वो फिक्स हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे करना है। लोन तो आपने लिया है ना, वो फिक्स कॉस्ट नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हर महीने अगर इंटरेस्ट, अगर फिक्स इंटरेस्ट है, फिक्स इंटरेस्ट का मतलब है आपने 1 लाख का लोन लिया, हर महीने 5% देना है, तो वो 5,000, 5,000, 5,000 उस केस में फिक्स है। अगर लोन भी वेरिएबल फॉर्म में जाना है तो वो फिर वेरिएबल में जा सकता है, लेकिन जो वो लोन जो इस पे फिक्स इंटरेस्ट जाना है और सेम अमाउंट का जाना है, वो फिक्स नेचर का होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कॉस्ट है वो है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक्टिविटी, ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के मुताबिक अपने आप को वेरी करती है। एक्टिविटी लेवल चेंज होता है तो वो इफेक्ट होती है, एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से उस पर इफेक्ट आता है। और इफेक्ट भी क्या आता है? डायरेक्ट इफेक्ट आता है। डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट इफेक्ट, ये जो डायरेक्ट मैंने वर्ड लिखा है इसका मतलब सुन लो। इसका मतलब ये है कि जितने परसेंटेज से एक्टिविटी लेवल चेंज होगी यानी इंक्रीज करेगी, उतने ही परसेंटेज से आपकी कॉस्ट जो वेरिएबल है वो भी इंक्रीज करेगी। यानी ये नहीं है कि अगर एक्टिविटी लेवल 10% इंक्रीज कर रही है तो एक्टिविटी लेवल इंक्रीज कर रही है तो जो कॉस्ट है, वो जो आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो उतने परसेंटेज से नहीं इंक्रीज कर रही। अगर यहाँ पे 50% से एक्टिविटी इंक्रीज करोगे, कॉस्ट भी 50% से इंक्रीज करेगी। इस तरह की कॉस्ट को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे एज्यूम करो, आपने, आप जब यूनिट बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप एक यूनिट बना रहे हो, उस पे आपने एक डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा करना है, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो एक यूनिट पे लगने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको 20 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल चाहिए पर यूनिट।
तो अब जितने ज्यादा आप यूनिट्स बनाओगे, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी उतनी ज्यादा लगेगी, और जितने कम बनाओगे उतनी कम लगेगी। तो डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो एक किस्म की वेरिएबल कॉस्ट हुई ना, क्योंकि वो इंक्रीज कर रही है विद द इंक्रीज इन क्या कहते हैं यूनिट्स एक्टिविटी लेवल, और वो डिक्रीज कर रही है विद द डिक्रीज इन एक्टिविटी लेवल। जैसे एज्यूम करो कि मैंने एक्टिविटी लेवल यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर, ताकि ट्रेंड समझा सकूँ। एक्टिविटी लेवल, टोटल वेरिएबल, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एज्यूम करो कि मैंने कोई यूनिट नहीं बनाया। मुझे आप लोग बताओ, क्या यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है कोई आएगी या नहीं आएगी? यस या नो? वेरिएबल कॉस्ट की यूनिट आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि हमने कोई यूनिट बनाया ही नहीं। हमने कोई यूनिट ही नहीं बनाया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कुछ नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन अगर हमने 100 यूनिट्स बनाए, तो ऑब्वियसली 100 यूनिट्स बनाए और एक यूनिट पे 20 रुपए की कॉस्ट आनी है, तो 2000 की यूनिट, 2000 की कॉस्ट आएगी वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमने 200 यूनिट्स बनाए, तो 200 मल्टीप्लाई 20, ये 4000 की कॉस्ट आएगी हमें। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 300 यूनिट्स बनाए, तो 300 मल्टीप्लाई 20, 6000 की हमारी कॉस्ट आएगी वेरिएबल कॉस्ट। तो जिस तरह इंक्रीमेंट आ रहा है एक्टिविटी लेवल में, सेम उसी डायरेक्ट वे में इंक्रीमेंट आ रहा है टोटल कॉस्ट में। यानी देखो, 100 और 200 में जो परसेंटेज डिफरेंस है ना, वो 100% के है। 100% का डिफरेंस है। मैंने कैसे निकाला है छोड़ दो, ये सिंपल, आप ये सिंपल मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप देखो तो 100% इंक्रीज करो ना, 100% होता है जितनी कॉस्ट है उसमें उतनी ही ऐड कर दो। तो 100 और 200 में 100 ऐड करो, 100% ऐड करो, तो वो 200 बनेगा ना। तो अगर इसमें 100% इंक्रीज आ रहा है, यानी डबल हो रही है, तो यहाँ इसको देखो, 2000 से 4000 हो रही है ना, ये भी 100% से इंक्रीज शो कर रहे हैं। तो यही तो वेरिएबल कॉस्ट है कि जितने परसेंटेज से एक्टिविटी लेवल बढ़ेगी, उतने ही परसेंटेज से टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। अच्छा, अब हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। पर यूनिट अगर हम देखें, पहले का तो खैर जीरो है। दूसरा, 2000 को डिवाइड करते हैं, टोटल कॉस्ट को अगर हम यूनिट से डिवाइड करें तो ऑब्वियसली कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो 2000 को डिवाइड करो 100 से, 20। 4000 को डिवाइड करो 200 से, 20। 6000 को डिवाइड करो 20। ये हाँ बिल्कुल, ये 1.5 घंटे की क्लास होती है जोहा, और लेकिन आज में भी घंटे तक की होगी, क्योंकि आज मेरे से मतलब बोलना भी मुश्किल हुआ है, तो इसलिए जितना मेरे से पढ़ाया गया मैं उतना पढ़ा दूंगा। कम पढ़ेंगे वैसे, नॉर्मली 1.5 घंटे की, पौने सवा 1 घंटे की होती है, मतलब सवा घंटे की होती है तकरीबन। 1.5 घंटे में कोई टॉपिक ज्यादा हो तो। हाँ, F3 की क्लास होगी आज। F3 की क्लास मैं लूंगा, बिल्कुल लूंगा। क्लास तो लेनी है ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि आज थोड़ा कम, कम मतलब कि जितना इंपॉर्टेंट होगा मैं करवा दूंगा, और बाकी आपको बता दूं। अच्छा, अब 6000 को हमने ये देखा वेरिएबल कॉस्ट का, जब हमने ट्रेंड देखा वेरिएबल कॉस्ट का, हमने जब ट्रेंड देखा, तो टोटल कॉस्ट के अंदर अगर आप देखो, टोटल कॉस्ट के अंदर अगर आप देखो, तो वो अपना ट्रेंड इस तरह शो कर रहा है टोटल में, कि जिस तरह यूनिट्स यानी एक्टिविटी लेवल बढ़ रहे हैं, उस तरह टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है। टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट के ट्रेंड है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट के मुताबिक देखना है। तो टोटल में देखो तो यूनिट्स जिस तरह से एक्टिविटी लेवल बढ़ रही है, कॉस्ट भी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप पर यूनिट में देखो, तो पर यूनिट में ये कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कांस्टेंट रहती है और टोटल में वेरी करती है। जबकि फिक्स कॉस्ट के बारे में जो हमने पढ़ा था, वो टोटल में सेम रहती थी और पर यूनिट में बदलती थी, पर यूनिट में डिफरेंट हो जाती थी। फिक्स और वेरिएबल में ये आपस में ऑपोजिट चीजें हैं। वहां फिक्स में, टोटल में फिक्स, पर यूनिट में वेरिएबल। यहाँ पे टोटल में वेरिएबल, पर यूनिट में फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं, वो हैं जिस तरह आपके जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट, ये याद रखना, जो जितनी हमने कल डायरेक्ट कॉस्ट पढ़ी थी, डायरेक्ट कॉस्ट ऑलवेज वेरिएबल होती है। ऑलवेज वेरिएबल, रीजन क्या है? क्योंकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक यूनिट के साथ है। यूनिट होगा तो वो एग्जिस्ट करेगी, नहीं होगा तो नहीं एग्जिस्ट करेगी। इसके बाद कमीशन, आप अपने सेल्समैन को कमीशन देते हो, इतने हमारे प्रोडक्ट बेचो आपको मिलेगा।
बोनस मिलेगा, तो वो जितने यूनिट्स बेचता है उतना कमीशन उसका बढ़ जाता है, जितने ज्यादा उतना कमीशन ज्यादा, जितने कम उतने कमीशन कम। उसके बाद तीसरी चीज है आपके पास, आपने डिलीवरी वैन को फ्यूल चार्जेस दिए, तो फ्यूल चार्जेस भी जितने किलोमीटर ज्यादा चलाएगा वो उतने उतने कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगी, और वाइस वर्सा। ये बात हो गई। उसके बाद क्या कहते हैं, और क्या हो सकता है आपके ख्याल में वेरिएबल कॉस्ट में, और एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? सोचो, वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए, क्या एग्जांपल हो सकती है? पावर कॉस्ट हो सकती है। पावर कॉस्ट जितने ऑब्वियसली यूनिट्स यूज होंगे, डिपेंडिंग अपॉन यूनिट्स उतनी कॉस्ट, यूनिट्स यूज होंगे उतनी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो तमाम कॉस्ट जिनका डायरेक्ट रिलेशन एक्टिविटी के साथ हो, एक्टिविटी होगी तो वो कॉस्ट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। एक्टिविटी बढ़ेगी तो सेम प्रोपोर्शन से सेम डायरेक्टली वो भी बढ़ेगी, तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। और कम होगी तो वो भी कॉस्ट भी कम होगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये वेरिएबल कॉस्ट में हमने एग्जांपल्स भी देख ली, और हमेशा जब भी आपको सवाल आएगा तो आपने ध्यान से इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इफेक्ट्स ही इसमें मैटर करते हैं, वहां पे ऐसे आंखें बंद करके विदाउट बगैर सोचे नहीं कुछ लिखना। पहले सोचना है, पहले उसको एज्यूम करना है प्रैक्टिकली कि अच्छा यार ये चीज़ है, ये ऐसे होती है, तो फिर एज्यूम करोगे तो इंशाल्लाह ये कभी भी गलत नहीं होंगे। ज्यादातर एग्जांपल्स और इफेक्ट्स ही वो पूछता है इस टॉपिक में से। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कॉस्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि जिसमें ऐसी कॉस्ट दैट कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ बोथ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें दोनों के एलिमेंट होते हैं, यानी दोनों एलिमेंट्स ऐड हों। जिस तरह आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, अब तो ना ही पूछो इलेक्ट्रिसिटी का बिल वैसे, लेकिन नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, उसमें ना एक फिक्स चार्जेस होते हैं, फिक्स कॉस्ट होती है, और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जिसमें फॉर एग्जांपल आपसे लाइन का रेंट लिया जाता है, आपसे मीटर के चार्जेस लिए जाते हैं, तो ये हमेशा फिक्स होते हैं। आप बिजली यूज करो या ना करो, ये लाइन चार्जेस तो आपको आने ही हैं, या जो भी हिसाब किताब जो चार्जेस होते हैं। प्लस वेरिएबल कॉस्ट होते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स आपने यूज किए उसकी बेस पे आपको बिल आता है, वो उसकी बेस पे जो बिल आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो ये दो अलहदा कंपोनेंट्स की बेस पे आपके जो कॉस्ट है ये है, तो और एक फिक्स कंपोनेंट है एक वेरिएबल, तो इस तरह की कॉस्ट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। इसको मिक्स्ड कॉस्ट भी बोला जाता है क्योंकि इसमें दोनों कॉस्ट होती हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हम करते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ टेबल, ताकि हमें मजीद समझ आए। एक्टिविटी लेवल, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आपका फॉर एग्जाम्पल लाइन चार्जेस आपके हैं फिक्स 500, और यूनिट जो है वो है 2 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट $2 का, एक यूनिट $2 का। एज्यूम करो आपने कोई भी यूनिट यूज नहीं किया, 0 यूनिट्स है, यानी आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया ही नहीं है। फिर भी आपको क्या होगा, एक फिक्स वाला कंपोनेंट 500 तो आएगा ही आएगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि $2 का यूनिट था, लेकिन आपने यूनिट्स यूज ही दो 0 की हैं, तो आपको सिर्फ 500 का रेंट आएगा, 500 का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, लेकिन 500 तो आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर फिक्स कंपोनेंट था, वो उसके अंदर फिक्स कंपोनेंट था। सही है। अब अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स यूज किए तो 500 तो आपको आना ही आना है, प्लस $2 का एक यूनिट है, 10 यूनिट्स, ये आ जाएगा आपको दो का यूनिट है, 10 यूनिट्स है, 2 into 10 20, 520 बिल आ जाएगा। 500 फिक्स, 20 वेरिएबल। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक मिनट, दो का यूनिट ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 50 यूनिट्स यूज किए तो 500 फिक्स प्लस 50 into 2, ये आ जाएगा आपको 600 का बिल आ जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल 70 यूनिट्स यूज किए तो 500 तो आपको कंफर्म आना ही है, प्लस 70 into 2, 640 आपको बिल आ जाएगा। तो ये जो सारे मैंने आपको बताए हैं, इफेक्ट्स बताए हैं, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट के हैं, बिकॉज इसमें एक तो फिक्स कॉस्ट है और साथ में वेरिएबल कॉस्ट भी है।
अब अगर इसको पर यूनिट में देखें तो पर यूनिट में इसका तो और कुछ नहीं होगा क्योंकि ये डिवाइड बाय जीरो हो गया, आंसर इन्फिनिटी आएगा। इसको देखें 520 डिवाइड बाय 10, 52 आ जाएगा। 600 डिवाइड बाय 50, ये कितना आ जाएगा? 650, 12 आ जाएगा। 640 डिवाइड बाय 70, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 7 8 56, 7 9 63, 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 9 पॉइंट 10, 9 पॉइंट कितना आएगा जरा देखना यार, ये आज दिमाग पे जोर भी नहीं लगाया जा रहा यार। 640 डिवाइडेड बाय 70, 9.14 आ जाएगा। 9.143 आ जाएगा। तो अगर आप देखो सेमी वेरिएबल आपको क्या इफेक्ट शो कर रहा है टोटल में और कॉस्ट पर यूनिट में। अगर आप यहाँ देखो ना तो टोटल में भी ये वेरी कर रहा है। देखो वेरी कर रहा है ना, पहले 500 पे 520 पे 600 पे 640, और कॉस्ट पर यूनिट में भी ये वेरी कर रहा है। इसका ये सीन है कि ये दोनों में वेरी करता है। फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम था, पर यूनिट में वेरी कर रहा था। वेरिएबल टोटल में वेरी कर रहा था, फिक्स पर यूनिट में सेम था। लेकिन जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल और कॉस्ट पर यूनिट दोनों में क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स अगर देख लें तो वैसे तो देखो ना, सेल्समैन जो आपने रखा होता है उसकी वैसे सैलरी फिक्स है, लेकिन सैलरी प्लस कमीशन मिला के अगर उसके मैं पूरे पैकेज की बात करूँ, जिसका पूरा पैकेज उसको मिल रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेमी वेरिएबल मिल रहा है, क्योंकि उसके अंदर फिक्स कंपोनेंट भी है और वेरिएबल कंपोनेंट भी है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन के जो ड्राइवर की सैलरी है वो तो फिक्स है, लेकिन जो फ्यूल वो यूज कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल जो खर्चा है वो सेमी वेरिएबल बनता है। जिस तरह आपको कोई भी टेलीफोन का बिल आया या कोई भी बिल आया, उसमें अभी मैंने आपको बताया एक लाइन रेंट होता है जो कि फिक्स कॉस्ट है प्लस वेरिएबल कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन कॉल। तो ये भी क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो वो तमाम कॉस्ट जिसके अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल होते हैं वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। और इनमें इफेक्ट ये होता है कि टोटल और कॉस्ट पर यूनिट दोनों में डिफर करते हैं। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। आज हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, मेरा प्लान था कि आज हम इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन मेरा अगर इतनी हिम्मत होती, अगर जोश होता तो मैं पढ़ा भी देता। बट आज की क्लास थोड़ा सा डाउन इसलिए रही है क्योंकि तबीयत मेरी ना कल रात से ही काफ़ी ख़राब थी, और सुबह से मैं तकरीबन काफ़ी 3 4 घंटे की क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ, और उसके फ़ौरन बाद आपकी क्लास थी। इसका कोई टॉपिक नहीं रह गया, इसके आगे एक स्टेप फिक्स पोस्ट है और इसके ग्राफ्स हैं और इसके अंदर हाई लो मेथड है जो हमने पढ़ना है। मतलब टॉपिक है एक हाई लो मेथड वाला मेन पढ़ना है, लेकिन कल उसको कंप्लीट कर लेंगे। सही है। बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको, और कल इसका टॉपिक कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्लास आज की एंड है।